पॉपुलर लीडर वो किसी डिक्री मुगलिया एम्परर के किसी कानून की वजह से जेल में नहीं है। कल को कोई एहतजाज में आके इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया, तो क्या ये स्ट्रक्चर डिजर्व करता है? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। हम मुस्तफी होने के मुतालिबे को कुछ सपोर्ट नहीं करते। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालिबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से नॉमिनेशन पेपर लिए गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। फील्डिंग होनी, लेवल क्या करना है। इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री न होने दिया तो ये इतना बड़ा मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। क्या ये विफाक हमारे लिए नहीं है? हम जो बलूचिस्तान से इतनी दूर से सफर करके आए हैं, धरने करके आए हैं, क्या हमारे लिए इस प्रेस क्लब में जगह नहीं है? वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो इलेक्शन की हम कह सकते हैं कि कुछ जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। अब तारीखें भी आ गई, स्केड्यूल भी सामने आ गया, मगर जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनकी जो शिकायत है वो अभी भी हम कह सकते हैं कि जारी हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वो बार बार 2 दिन से उनकी तरफ से ये एतराज़ सामने आ रहा है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स अगर लेने जाते हैं तो उनसे छीन लिए जाते हैं या उनको रोक दिया जाता है। ये मुख्तलिफ जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से ये एतराज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अभी भी जिक्र कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके सामने मौजूद नहीं है और उसको कोई जो जमात है उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। साथ में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उनकी अभी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन हमें शुरू होती हुई नहीं नज़र आ रही। उनके जो टिकट्स अवार्ड करने का एक प्रोसेस है वो अभी बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुआ। तकरीबन रोज़ उनकी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो खिताब भी फरमाते हैं, जो लाइव कवर होता है सब चैनल्स पर दिखाया जाता है, मगर अभी भी वो टिकट्स फ़ाइनल नहीं हुए। और इसकी वजह से भी कुछ ये रिपोर्ट सामने आई हैं कि बहुत मसाइल हो रहे हैं गालिबन पार्टी को इन टिकट्स के हवाले से। कुछ तो इसलिए क्योंकि जो मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट्स की कमिटमेंट्स की गई हैं। फिर कहा जा रहा है कि IPP जो है उसके साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट होगी पंजाब में और PMLQ में के साथ भी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो उनकी टिकट्स फाइनल करने का प्रोसेस है उसमें कहा जा रहा है कि देर हो रही है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि सरफराज बुख्ती साहब जो केयरटेकर काबीना का हिस्सा थे उन्होंने चंद रोज़ पहले काबीना छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। वो उसके टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से अब ये भी कहा जा रहा है ख़ास तौर पे PMLN की तरफ से कि अब तो ये इस तरह की तनकीद नहीं PPP को करनी चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या उनको फेवर नहीं किया जा रहा। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं कर रही, ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या सचमुच हवाओं का रुख तो तब्दील नहीं हो गया? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को भी लग रहा था या नज़र आ रहा था कि उनके लिए भी बहुत से मसाइल होंगे, क्या वो उनके जो मसले थे वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? सरफराज बुख्ती साहब हैं तो एक आदमी, बट उनकी जो एंट्री हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कोई एक सिंबॉलिक या सिंबल है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतने मसले नहीं होंगे। इन सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और साथ में हम जिक्र करेंगे जो बलोच लॉन्ग मार्च हुआ तुर्बत से। जो मुजाहिरीन थे वो लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे। तुर्बत में अब एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से उनका एहतजाज ये शुरू हुआ था, वहाँ से धरना शुरू हुआ और फिर वो लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुँचे। बुध की शब जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उनका इरादा तो ये था कि वो नेशनल प्रेस क्लब की तरफ आएंगे और वहाँ अपना धरना जारी रखेंगे, मगर फिर उन्होंने जो मोटरवे टोल प्लाज़ा है उसके करीब धरना दिया। वहाँ इस्लामाबाद पुलिस जो है
उसने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और वहाँ उन्होंने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया, और जो रेड जोन या नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरीन बैठे थे उनके भी टेंट उखाड़ दिए, लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जो आज ऑब्वियसली कोर्ट में भी उनको पेश किया गया, कुछ लोगों की ज़मानतें भी हुई हैं। हुकूमत ने ऑब्वियसली बहुत तनकीद हुई इस सारे मामले पर, तो हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सुलंगी और जमाल शाह के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी है जो इन मुजाहिरीन से बात करेगी। पता तो नहीं है कि मुज़ाकरात में अभी कोई कामयाबी हुई है कि नहीं, बट थोड़ा अरसा पहले तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें फवाद हसन फवाद साहब ने ये कहा कि पुलिस की तहवील में इस वक्त कोई खातून और बच्चे नहीं हैं और 90% मर्दों को भी रिहा कर दिया गया। इन सब मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मेमन साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, शाहजेब जिलानी साहब, ये भी हमारे कॉलीग हिंद ऑन न्यूज़ पे शो होस्ट करते हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, और हमें ज्वाइन किया मलिक असद साहब ने, डॉन अखबार के ये नुमाइंदा हैं। इनसे हम बात करेंगे ये जो सारा बलोच लोग जो हिरासत में लिए गए उनका कोर्ट में जो आज मामला चला। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी असद साहब, ये बताइएगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ प्रोसीडिंग्स, जो फवाद साहब खासतौर पे ये बात कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया है, क्या सबको पेश किया गया और ज़मानतें मिल चुकी हैं ज़्यादातर लोगों को? जी, आज जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में ये बलोच जो मुजाहिरीन थे इनसे मुतालिक केसेस हुए हैं। इसमें शुरू में तो सुबह जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं तरनोल, उन्होंने जो मुजाहिरीन थे जिनको रात अरेस्ट किया गया उनको रिलीज करने के ऑर्डर कर दिए थे, और इसके साथ 2 पुलिस स्टेशन में, एक तरनोल में और एक जो कोसार जो कि F7 F6 का जो एरिया है जहाँ पे, अब वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है कोसार में भी उनके खिलाफ जो है मुजाहिरीन के खिलाफ जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी। तो आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन लगी तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने उसी दिन, मतलब आज ही के रोज जो IG है उनको तलब कर लिया। IG जब आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 बजे समाअत हुई, दोबारा इसको टेकअप किया गया, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि 215 लोग जो है उनको हिरासत में लिया गया था, और उसमें उन्होंने बताया कि जो तरनोल से जो हिरासत में लिए गए थे लोग तरनोल थाने की हदूद में, उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। तो जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो तो चाह रहे थे कि जो कोसार वाले हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो डायरेक्टर लीगल है पुलिस के ताहिर काजिम, उन्होंने बताया कि इन पर जो मुजाहिरीन पर जो एक सेक्शन 396 है पाकिस्तान पीनल कोड की वो भी लगी है, वो नॉन बेलेबल है, इस वजह से उनका जो है वो उनको नहीं छोड़ा गया। तो इसमें आज जो है वो चीफ जस्टिस उन्होंने ये कहा कि जो पुरअमन एहतजाज है, ये लोग अगर बलूचिस्तान से आए हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, ये उनका हक है कि वो जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, और आपने इनको इस तरह से क्यों उनके साथ किया। तो IG उन्होंने कहा कि ये एक बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल है, उन्होंने तकरीबन 1 माह से ये प्रेस क्लब के सामने इन्होंने टेंट लगाए हुए और वो बैठे हुए, हमने उनको नहीं रोका, लेकिन जब ये रात को आए हैं ये मुजाहिरीन, तो इन लोगों ने फिर ये रेड जोन में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, और वहां पर इन्होंने पुलिस के जो अफराद हैं उन पर इन्होंने पत्थर मारे और लाठी वगैरह भी थी इनके पास। उन्होंने कहा जवाब में हमने कोई वाटर कैनन वगैरह यूज की, और इस वजह से जो वहाँ पे अफसरान भी जख्मी हुए, कुछ वहाँ पे कहते हैं कि जो डैमेजेस हुई है पब्लिक प्रॉपर्टी, इस वजह से इनके खिलाफ वो दफात भी लगी हैं जो कि तरनोल में नहीं लगी। तो जो तरनोल में जो उन्होंने छोड़े हैं लोग, वो तो तकरीबन 25-30 लोग हैं, अभी तक भी जो ज्यादा लोग हैं वो अभी कस्टडी में है। लेकिन इसमें एक ज्यादा जो बात हम जो ये हुई कि पेटिशनर जो है जो सम्मी बलोच और अब्दुल सलाम जो उनके वकील, उन्होंने अताउल्लाह कुंडी, उन्होंने अदालत को बताया कि 50 खवातीन जो है वो जो है लापता है और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा। जब ये बात जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने IG से पूछी, और बाद में मैंने भी उनसे IG से, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे हमारे पास तो कोई खवातीन नहीं है, 16 खवातीन आई थी जिनको ज़ाब्ते की कार्रवाई करके तो हमने बाद में रिलीज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमारे लिए डाला।
जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, तज्जा लेंगे सारी सूरत हाल पे। मारिया मेमन साहिबा और शाहजेब जिलानी साहब, वेलकम टू द शो। जी मारिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जी नई शिकायत अब सामने आ रही है। एक से ज़्यादा उनके जो कैंडिडेट्स हैं या जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि हम जब पेपर्स लेने जाते हैं तो हमें पेपर्स हमसे छीन लिए जाते हैं या इनकार हो जाता है, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें उस वक्त अरेस्ट कर लिया गया। जी बिल्कुल, देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हम लोग जिस वक्त जिस अहद में रहते हैं वहाँ पे वही पुरानी गलतियाँ दोहराते हैं, और जब वो वक्त गुजर जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके होते हैं प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को, मुल्क को, स्ट्रक्चर को, इदारों को, तो फिर हमें 4-5 साल बाद गिल्ट होता है और फिर माफ़िया मांगी जाती हैं और पुराने गड़े मुद्दे निकाल के उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि जी हमसे जो तारीखी गलतियाँ हो गई उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान साहब को इस मुल्क की सियासत के अंदर इंकरेज करके लाना और अब यकदम उस पूरे जो प्रोसेस से हाथ झाड़ के साइड पे सिर्फ खड़े होकर कहना कि हमसे गलती होगी, दिस इज नॉट इनफ। तो अब चूंकि वो आपने पहले गलती कर दी, उनको प्रोसेस में लाने के लिए बकौल आपके, तो अब निकालने के लिए जो आप मजीद गलतियों पे गलतियां दर पे करते जा रहे हैं, जिससे इदारों को, मुल्क को, जो बची कुछ जमहूरियत है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। तो पता नहीं इसकी माफिया ये कब मांगेंगे। शायद अगले 4-5 साल बाद हम दोबारा देखेंगे कि ये दोबारा गलतियां जो हैं उनको रेक्टिफाई करने की बात की जाएगी। डेडलाइन दे रही हैं मारिया साहिबा कि अगले 4-5 साल लगेंगे इसकी माफिया मांगने में? मुझे नहीं मालूम आरिफा साहिबा, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि ये कभी यहाँ तक हालात पहुंचेंगे कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे हाथ का छाला बना के दोबारा लाया जाएगा। जितनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब को इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर किया गया था, तो बड़ी जल्दी सारे मामलात जो है वो सॉर्ट आउट हो गए और उनको वापस लाया जा रहा है। और वो खुद कह रहे हैं कि हम हवा का रुख हमारी तरफ है, तो हम कुछ कर सकते है। हम तारीखी तौर पे गलतियां करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। हम पॉलिटिकल जो पूरा प्रोसेस है उसको भी तबाह करते हैं, सियासत को भी तबाह करते हैं। जब हमें उसके नतीजे उस तरह के नहीं मिलते जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किए थे, तो फिर हम उन पूरे मामलात से हाथ झाड़ के साइड पे होकर अफसोस का इजहार कर लेते हैं और दोबारा वही गलती रिपीट करते हैं। हर 10 साल बाद, हर 8 साल बाद वो एक साइकिल है, एक विशियस साइकिल उन गलतियों का, और हम दोबारा वो गलती करने जा रहे हैं इस वक्त। तो ठीक है, कर लें गलती। जहां 75 साल से गलती दर गलती दर गलती का एक पूरा एक साइकिल है, तो मजीद एक गलती सही। बिल्कुल सही। जी शाहजेब साहब, आपने सुनी मारिया साहिबा की बात? जी, तो जी आपको भी ये लग रहा है कि यही प्रोसेस चल रहा है गलतियों का? और सर, अगर ये गलती यहाँ इस तरह, अगर उसको गलती कहना भी है या नहीं भी कहना, ऑब्वियसली वो तो सबका अपना तज्जिया या ख्याल है, ये बताएं कि फिर इलेक्शंस कैसे होंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक पार्टी पे वैसे ही इतने उनके लीगल मसले तो चल ही रहे हैं, उसके साथ लोग पार्टी भी छोड़ रहे हैं, और अब ये भी मसला कि वो नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं उनको मिलेंगे, तो फिर इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे तो बहुत सवाल उठ जाएंगे। आरफा, यही मेन सवाल है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मशकूक हो चुकी है। हमने देखा कि 9 मई के बाद जो हमारी रियासत का रवैया रहा इमरान ख़ान के लिए या उनकी पार्टी के लिए, जो कुछ होता रहा है पिछले 7 महीनों में, वो हम सबके सामने है। उसके बाद भी शायद ये कहीं उम्मीद थी कि कम से कम पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये शेड्यूल आया है और जिस किस्म की ये हरकतें रिपोर्ट हो रही हैं कि कैंडिडेट्स को कागजात नामजदगी जो है उनसे छीने जा रहे हैं या उनको दाखिल नहीं करने दिए जाएंगे, तो इससे तो ये सीरियसनेस जो है हमारी रियासत की और भी ज़्यादा आया हो गई है कि वो किस तरह एक पार्टी को या एक लीडर को कम्प्लीटली एब्सोल्युटली वो क्रश करना चाहते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखना चाहते हैं। अब जैसे मारिया ने कहा, ये तो गलती तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। हमने 2017-18 में हमने देखा था कि जब इन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को आउट किया अदालत के साथ मिलकर, तो उस वक्त भी एक ये था कि जी माइनस मियां साहब जो है वो पार्टी कंटेस्ट करे, और उन्होंने कंटेस्ट किया। उस वक्त भी ये रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी कि इस हद तक जो है पूरी जमात को डिसमेंटल किया जाए या उनकी सेंट्रल लीडरशिप को विक्टिमाइज़ किया जाए। हुआ इसका देखें क्या असर है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ करते रहे और बिल्कुल सही करते रहे क्योंकि वो चोर दरवाजे से आए थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई हैं।
बिकॉज नाउ ही इज़ द विक्टिम, हिज पार्टी इज़ द विक्टिम। और इससे ये हमारी रियासत जो है वो समझती है कि ठीक है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस दफ़ा भी वो गलतियां कर रहे हैं, ब्लंडर्स कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का कितना नुकसान होता है। हमने पिछले 4-5 साल से हमने कितना भुगता है इस मुल्क ने। ये क्या चाहते हैं? जब इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कैसे चलेगा ये मुल्क आगे? इस वक्त पीपल्स पार्टी कभी कभी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फिर एक दो लोग जो है जो समझे जाते हैं कि वो अस्करी क़यादत के करीब हैं, वो इनके हाथ में आ जाते हैं, तो फिर ये थोड़ा चुप हो जाते हैं। ये हमारे मसाइल का कोई हल नहीं है। और इलेक्शंस को हम हल्का ना लें। इलेक्शन जो हैं वो मुल्क की तकदीर तय करते हैं, और अगर ये इसी तरह का एक शैम इलेक्शन करने जा रहे हैं तो पूरी दुनिया भी देख रही होगी, हम भी देख रहे होंगे, इसका मुल्क को और नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। रज़ा रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जी, वो भी ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म से भी मुंसलिक हैं और तज्जिया भी करते हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वेलकम टू द शो रज़ा रूमी साहब। सर, आपने बात सुनी हमारे दो मेहमानों की। अब सर, वही वाला इशू के जो ख़ास तौर पे जो शाहजेब साहब ने जिक्र किया कि डज इट देन मैटर, क्या सारी दुनिया जो देख रही है इस इलेक्शन पे और इतने सवाल उठ रहे हैं, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आरिफा। देखिए, अगर आप मुझे सर कहेंगे तो मुझे फिर आपको मैडम कहना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आरिफा ही कहूँगा। तो बात ये है कि बिल्कुल, ज़रूर देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो है कि जो कि आइन और कानून की बालादस्ती का, जो हम सब भी उसका जिक्र करते हैं, अगर आप उस लेंस से देखेंगे तो यकीनन जो कुछ हो रहा है वो बहुत तशवीशनाक है। ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस के जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड या फेयरनेस या शफाफियत की बात हो रही है, और उससे भी बड़ी ये बात है कि अगली हुकूमत आ भी जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी फिर लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, और वो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पेश खैमा बनेगी, जिसको हम भुगत चुके हैं पहले 5-7 साल से। तो इसका मतलब है कि वो साइकिल बंद नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ एक रियलिस्ट अगर आप उसको एंगल से देखें तो मसला ये है कि इस वक्त जो टकराव हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साबिक चेयरमैन और उनके चंद हजार फॉलोअर्स आई वुड से, वर्सेस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, तो उस सूरत हाल में कोई रास्ता भी तो निकलना जरूरी है ना। जिस तरह का एक, जिसे कहते हैं उसको, एक जाती लेवल के ऊपर वो कॉन्फ्लिक्ट चला गया हुआ है, अब उस सूरत हाल में हम और किस आउटकम की तवक्को कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ तो पीछे हटना पड़ेगा, कोई गुफ्तगू, कोई डायलॉग का सिलसिला तो होना पड़ेगा। आखिर ये पाकिस्तान है ना, ये बरतानिया है ना, ये क्या उसे बोलते हैं स्वीडन है ना, नॉर्वे है ना, ही इंडिया है इवन, कि जहाँ पे सिविलियन और डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसकी बालादस्ती कायम हो चुकी हो। यहाँ आपको पता है कि आधा पाकिस्तान की तारीख जो है वो गैर मुंतखब हुकूमतों ने उस पर रूल किया है, और बाकी वक्त में भी वो पीछे बैठकर गैर मुंतखब कुव्वतें जो हैं वो हुकूमतें चलाती हैं। इस सूरत हाल में जब तक ये हमारी सियासी पार्टियां मिलकर कोई लाया अमल नहीं बनाएंगी तो ये सूरत हाल तो रहेगी। इसलिए मैं उसकी कोई वो नहीं तौजीह नहीं पेश कर रहा आरिफा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सूरत हाल बन गई है उसमें तो यही एक मुमकिना आउटकम है, अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट। हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से, शाहजेब जिलानी साहब से और रज़ा रूमी साहब से। मारिया साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो जो मसले हैं सो हैं, उससे इलेक्शंस पे क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं ख़त्म हो रही। रोज़ एक मीटिंग होती है, सड़कों पे निकल ही नहीं रहे, जलसे कर ही नहीं रहे। अब इज़ इट जस्ट कॉन्फिडेंस कि इलेक्शन तो जीत ही जाना है, सामने एक पार्टी ही को जो है वो इतनी कमज़ोर है, या सचमुच कोई टिकट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? दोनों मामलात हैं। एक तो जाहिर सी बात है, एश्योरेंसेस भी है, हवा का रुख भी है, इत्मीनान भी है। अगर हम देखें, अगर आपके सियासी मुखालफिन की कमर तोड़ दी जाए मेन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, एक ऐसी रेस है जिसमें आप ही अकेले अव्वल नंबर पे भागने वाले हैं और उसमें आप ही जीतेंगे,
तो एक ऐसी रेस में फिर आप क्यों इतनी उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे, इतनी दंड बैठक क्यों निकालेंगे आप? चहलकदमी करते करते पहुंच जाएंगे एंड तक, पहुंच भी जाएंगे अगर हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमम ना हुई, लेकिन होंगे तो हम ही ना। एक तो ये इशू भी है। दूसरा जी प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि 4 साल बाद मुल्क वापस आए हैं, तो जाहिर सी बात है हर किसी से फर्दन दोबारा गुफ्तगू कर। जी मारिया साहबा, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पहले पार्लियामानी बोर्ड की पूरी मीटिंग कर चुकी है, वो जो सारे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 4-5 साल से मियां साहब को देखा नहीं, बल्कि इकतार में मियां साहब को दिल से मिलाते तो नहीं, क्योंकि शिकायत रहती है, मौका भी है अपनी गाइड को देखने का और गाइड का अपने तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलने का, तो पूरी एक्सरसाइज है जिससे वो दोबारा से वो पार्टी के ऊपर सीक्रेट को मजबूत कर रहे हैं। तो बड़ा बोर्ड काफी इत्मीनान भी है, और साथ साथ अच्छा है एक पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हर किसी से फर्दन ओथ ऑफ एलिजेंस भी ले रहे हैं, तो ये एक इट गोज बोथ वेज आई गेस। सही। शाहजेब साहब आप बताएं, आप कराची में बैठे हैं सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस दफ़े कहा जा रहा है कि बड़ी संजीदगी से सिंध को देख रही है। ये भी इतलात आई हैं कि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब दोनों गालबन कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। सर क्या कराची में सचमुच इस दफ़े इतनी तब्दीली आ चुकी है कि PMLN 2-3 फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो सीट्स कंटेस्ट करके जीत भी सकते हैं कराची में? आफा, मैं भी पहले एहतजाज करूंगा वही जो रज़ा ने किया कि आप सर ना बोला करें, हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है। हाँ, अगेन फिर मुझे भी आपको मोहतरमा कहना पड़ेगा ना, यू वोंट लाइक इट, जैसे रज़ा ने पॉइंट आउट किया। देखिए ये जो आपने कहा ना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इजलास पे इजलास कर रही है, बाहर नहीं निकल रही, मुझे तो ये बात समझ में आती है क्योंकि रश है बहुत ज़्यादा। पंजाब में एक सीट के लिए 10-10 एप्लीकेशंस हैं, और वहाँ पे जो तरीक़ेकार होता है उसमें वो मियाँ साहब ख़ुद एक बंदे का इंटरव्यू करके ख़ुद फाइनलाइज़ करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। पहले उन्होंने आम जो सीट्स हैं वो की, फिर वो ख़वातीन की सीट्स हैं, फिर अक़लियतों की सीट्स हैं, और ज़ाहिर है कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, प्रोसेस का प्रिडिक्टेड नहीं होता, अनसर्टनिटी होती है, तो ये एक्सरसाइज जो है जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए वो लास्ट मिनट पे हो रही होती है। तो इस हद तक तो मुझे समझ में आता है कि ये प्रोसेस चल रहा है। जो रश है इस वक्त नून लीग में मेनली वो पंजाब से है फॉर द रीजंस दैट मारिया जस्ट मेंशन्ड। सिंध में ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी उस तरह से सिंध को फोकस नहीं किया, और एक टैसिट हमें अंडरस्टैंडिंग नज़र आई जरदारी साहब के दरमियान, मियाँ साहब के दरमियान कि जी वो आपका डोमेन, ये मेरा डोमेन। इलेक्शन में ये लोग कोशिशें करते हैं एक दूसरे के डोमेन में जाने की, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाता है तो फिर ये वापस अपनी असल पोजीशन पे आ जाते हैं। इस दफ़ा जैसे आपने कहा कि इशारा मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून सीरियसली सिंध में अपने आप को एज एन ऑल्टरनेट के तौर पे एक्टिव है, टिकट्स बांट रही है, लोगों को हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं वू कर रही है कि आप हमारी तरफ आएँ। तो सिंध में हम हमेशा ये देखते हैं कि ये बड़े शहरों से बाहर कि एक पूरा एक क्रिटिकल मास है लोगों का जो एंटी पीपल्स पार्टी हैं, जो लेट्स से कि 15 साल की कारकर्दगी से बेजार हैं, करप्शन की बात करते हैं, बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, और उनके यहाँ अक्सर कोई ऑल्टरनेट होता नहीं है, कोई वायबल। तो अगर उनको नून लीग अट्रैक्ट कर रही है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी कि हम ही हैं सिर्फ यहाँ पे। कंपटीशन अगर हो, अच्छा हो, हेल्दी हो तो अच्छा होगा मेरे ख्याल सिंध के लिए भी। रज़ा, आप लाहौर में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ जिसको कहा जाता है, हम कहें कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लाड़काना है उस तरह PMLN के लिए लाहौर था, अब भी है। व्हाट इज़ द मूड इन द सिटी वेयर PMLN इज़ कंसर्न? कोई उनकी ऑन द ग्राउंड आपको कैनवसिंग कैंपेनिंग नज़र आ रही है बाय इंडिविजुअल लीडर्स? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रही। मेरे ख्याल से अभी तक तो पार्टीज जो हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जिक्र पहले हो चुका है, और PMLN अभी जैसे आपने भी जिक्र किया, मारिया ने उसको इलेबोरेट किया, तो अभी तो वो इसी तरह जो टिकटों के मसले के ऊपर अपने जो वो है ना कार्ड्स इन ऑर्डर कर रहे हैं। मगर देखिए, ये जो पहले मामला हो रहा था, जिक्र हो रहा था, वाकया यूं है कि PMLN का टिकट इस वक्त बहुत हाई डिमांड में है। एक अनार 100 बीमार वाला मामला है, और यही वजह है कि उनके यहाँ एक हल्का है और कई उम्मीदवार हैं, और वो बहुत से उम्मीदवार उनके पुराने PMLN के लॉयलिस्ट भी हैं, कोई नए लोग भी आ गए हैं।
PMLN को इलेक्शन की साइंस जो है या इलेक्शन का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर काफ़ी दस्तरस और तजुर्बा भी है। इसी वजह से वो उस पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं कि इलेक्टेबल्स के जो पंजाब में दस्तयाबी और उसके जो जैसे कहना चाहिए डक्स इन अ रो उसको वो सेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि भी अल्टीमेटली हुकूमत साजी के लिए उनको नंबर्स की ज़रूरत होगी और यही उनकी इस वक्त सबसे बड़ी जो कंसर्न और एंग्जाइटी भी है, क्योंकि एक तरफ तो ये सर्वेज दिखा चुके हैं पहले कि उनकी ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन में थोड़ा सा डेंट आया है, कुछ मुश्किलात का सामना है, मगर जिस तरह से सियासी फ़ज़ा जो है वो उनको फेवर कर रही है और वो फेवर इस तरह से कर रही है कि जब इलेक्शन वाले दिन के ऊपर उनके कैंडिडेट्स के पास एक जिसे कहना चाहिए एक पूरी इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगी तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो पंजाब में अच्छी खासी सीटें निकालेंगे, बल्कि ये हैरानगी नहीं होगी मुझे कि वो शायद एक मेजॉरिटी भी हासिल कर लें पंजाब के लेवल के ऊपर, मगर बाकी सूबों में उनको जाहिर बात है कोलिशन बनानी पड़ेगी। इसी वजह से उन्होंने MQM और बलूचिस्तान और दीगर जगहों के ऊपर भी वो अपना काम करें, लेकिन पंजाब चूँकि उनकी मेन फोकस है इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत हासिल करने के लिए पंजाब को पहले वो जो है फतह करना होगा, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल ठीक है जी, जी बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें मारिया मेमन साहिबा से, शाहजेब जिलानी साहब से और रज़ा रूमी साहब से, और हम बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। मारिया साहिबा, ये अगर इतनी लाइनें लगी हुई हैं PMLN और इतने उन्होंने टिकट्स बांटने हैं और रेस में भी वो अकेले हैं, तो ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो मतलब कि पता नहीं 50 सीट्स या टिकट्स की बात कर रही हैं, वो तो खुद बड़े उनके IPP के एम्बिशियस प्लान्स हैं, तो वो PMLN के साथ कोई को हरा के उन्होंने जीतनी है या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके? आपके ख्याल में बड़ा फैसला साजों का ना बड़ा मखमसा है। अब इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाना तो है, लेकिन कितनी ताकत दे के इक़्तिदार में लाना है? क्या सारी ताकत उन्हें दे देनी है कि कल को वो दोबारा तवाना हो और वही अपनी पुरानी जो उनकी एक डायनामिक्स होती है जहाँ वो गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि जी PM बॉस होता है, तो उनको कितनी ताकत देनी है? तो क्या अगर ताकत कट टू साइज करनी है तो फिर कौन से और फैक्टर्स होंगे पंजाब में? तहरीक इंसाफ होगी एक टूटी फूटी शक्ल में या IPP होगी? ये अभी ना ये मुझे लगता है कि जूं ये प्ले आगे बढ़ रहा है ना, इसके एक्ट तब साथ साथ ही लिखे जा रहे हैं। एक होता है जी ड्रामा जिसको लिखा जाता है, स्क्रीन प्ले होता है, उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता है। मुझे लगता है कि ये हमारा जो पॉलिटिकल ड्रामा है ना, इसका स्क्रीन प्ले साथ साथ एडिट हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमें इसलिए क्लियर नहीं है। दूसरी बात है कि हाइब्रिड रिजीम के अंदर दोबारा 2024 के इलेक्शन के बाद हम जा रहे हैं। मियाँ साहब की तबीयत हाइब्रिड रिजीम वाली है नहीं। क्या है पंजाब में कितना तवाना करना है? अगर वो तवाना इतने हो गए कि खुदा ना खास्ता देने पड़ गए, सो ये बहुत कुछ देखना है। लेट्स सी, हम बहुत कुछ देख रहे हैं। शाहजेब साहब, ये तो मारिया साहिबा की बात से मुझे याद आ गया कि वो जो 80s की बॉलीवुड की फिल्में होती थी ना, कि बस एक लड़की होगी, एक हीरो होगा, 3 गाने होंगे, इससे ज़्यादा आपको स्क्रिप्ट क्या बतानी, बस आप साइन कर दें, ये वो वाला हाल है। हो सकता है, मतलब स्क्रिप्ट काफ़ी घिसा पिटा है, क्योंकि तो हमने इसमें तो मुझे इसमें बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर फिट हो रही है इसमें? उनको 2 गाने मिलेंगे या 3? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले काफ़ी पुरुमीद थी कि इस दफ़ा हो सकता है कि सेंट्रल कैरेक्टर हमें मिले, फिर उन पर वाज़े हो गया कि आप मेन हीरो नहीं है, साइड हीरो का रोल आप ले सकते हैं। उस पर वो नाखुश थे, अपने एतराज़ भी बता रहे थे। फिर हमें नज़र आया कि थोड़ा बहुत लगता है कि वो जो बार बार कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड, तो कुछ लोग जो हैं वो उनके हवाले भी किए गए हैं जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है पीपल्स पार्टी से, उसकी कोई सियासत से, उसके कोई उसूलों से। लेकिन इलेक्शन का टाइम है तो जो भी दाना गिर रहा होता है आपकी झोली में, आप उसे कबूल करते हैं, शुक्र करते हैं उस पर। देखें, ये बहुत क्लियर है, हमारे असल हुक्मरानों का जो प्लान होता है वो हमेशा अपने लिए ऑप्शंस रखते हैं। तो आज भले जो तासुर है कि एक पार्टी उनकी फेवरेट है, लेकिन उसका वो नेमुल बदल रखते हैं, नेमुल बदल का भी फिर नेमुल बदल रखते हैं। सही। तो ये शुरू से उनका रहा है और
जो पीटीआई के जो अपोजिशन थी वो चाह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो रोल अपनाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी इट्स वेटिंग इन द विंग्स, किसी भी वक्त वो स्टेज पे नमूदार हो सकती है। एब्सोल्युटली। देखें सिंध में जो है हमें अभी क्लियर हो जाएगा कि अगर सिंध की गवर्नमेंट दोबारा देनी है पीपल्स पार्टी को तो नेशनल लेवल पे उसका एक रोल रहेगा, एक थोड़ी थोड़ी प्रेजेंस उसकी तीनों सूबों में रहेगी, बाकी सूबों में भी। बिल्कुल ठीक जी। रजा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर। देखिए जी, पहली तो ये बात है कि ये इस वक्त कोई नई चीज़ नहीं हो रही। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस वक्त जो PMLN है वो इस पूरे कॉन्टेस्ट में और इस पूरे सियासी मंजरनामे में आगे है, क्योंकि जो मुक़तदरा क़ुव्वतें हैं उनको भी ज़रूरत है PMLN की, और PMLN को उनकी ज़रूरत है पावर को दोबारा हासिल करने के लिए। ये तो एक बात ठहरी। आगे ये सवाल जो बारिया ने कहा कि उनको क्या कट टू साइज किया जाएगा, क्या हाइब्रिड निज़ाम में मियाँ साहब चल पाएंगे। मियाँ साहब अगर आपको याद हो तो वो पहले भी हाइब्रिड निज़ाम की ही पैदावार थे। 1990 में भी वो हाइब्रिड तरीके से ही वज़ीर-ए-आज़म बने थे। और लड़ाई जो होती है वो उनकी तरफ से नहीं पहल होती, पहल कहीं और से होती है। इस बार ये लगता है कि वक्त के साथ वो कुछ मेलो भी हैं, और मेरा ये ख्याल है कि वो किसी लड़ाई के मूड में नहीं है। वो अपनी 2016-17 की पोजीशन पर वापस आना चाहते हैं, और गालिबन यही वजह है कि वो तमाम तर कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।